6 वर्कशीट में फर्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं कि एक आदमी फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक स्टेप लेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.4 है, और बैकवर्ड डायरेक्शन में स्टेप लेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.6 है। अब उसने 11 स्टेप्स लिए हैं और हमें प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालनी है कि वो अपनी इनिशियल पोजीशन से जस्ट 1 स्टेप अवे है। अगर वो 1 स्टेप अवे है तो इसका मतलब उसने कुछ स्टेप्स फॉरवर्ड लिए, कुछ स्टेप्स बैकवर्ड लिए, जिससे उसका रिजल्टेंट वो खत्म हो रहा है और वो एक ही रिजल्ट आ रहा है। अब 11 स्टेप्स हैं अगर, अब ये भी हो सकता है वो 1 स्टेप अवे है, दैट मीन्स वो अपनी इनिशियल पोजीशन से एक स्टेप आगे है, या ये भी हो सकता है एक स्टेप पीछे। अगर वो आगे है तो इसका मतलब उसने 6 स्टेप तो फॉरवर्ड लिए और 5 स्टेप बैकवर्ड लिए, और अगर वो एक स्टेप पीछे है तो इसका मतलब उसने पीछे की डायरेक्शन में 6 स्टेप लिए और आगे की डायरेक्शन में 5 स्टेप लिए, जिससे कि उसका रिजल्ट जो है वो सिर्फ एक बैकवर्ड स्टेप बचा है, और जब फर्स्ट केस था उसके अंदर एक फॉरवर्ड स्टेप था। अब तो 2 प्रोबेबिलिटी हम लेंगे कि भाई या तो वो 1 स्टेप फॉरवर्ड है या 1 स्टेप बैकवर्ड है। एक और बात कि अब देखिए उसका फर्स्ट स्टेप वो लेगा, उसके फॉरवर्ड लेने की प्रोबेबिलिटी होगी 0.4। अब वो एक कदम आगे आ गया है, अब यहाँ पर उसके एक फॉरवर्ड और लेने की प्रोबेबिलिटी 0.4 ही होगी। तो जैसे जैसे स्टेप्स ले रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, और उसने ऐसे ऐसे स्टेप्स लिए 11, तो जितनी बार उसने स्टेप लिए उन्हें हम नंबर ऑफ ट्रायल मानेंगे, और क्योंकि प्रोबेबिलिटी में चेंज नहीं आ रहा इसलिए ये बर्नौली ट्रायल का एग्जांपल रहेगा, जिसे हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व करते हैं। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कोई दिक्कत नहीं होती। आप ये देखो, अगर वो 1 स्टेप फॉरवर्ड है तो इसका मतलब उसके फॉरवर्ड स्टेप तो हैं 6 और उसके बैकवर्ड स्टेप्स हैं 5, तभी तो एक स्टेप आपका फॉरवर्ड रहा। यहाँ पे एक स्टेप बैकवर्ड है तो इसका मतलब फॉरवर्ड स्टेप तो उसके 5 हैं और बैकवर्ड स्टेप्स उसके 6 हैं, तो उसने 11 में से 6 फॉरवर्ड लिए। ठीक है, अगर फॉरवर्ड ले रहे हो तो फॉरवर्ड की प्रोबेबिलिटी 6 टाइम्स और बैकवर्ड की प्रोबेबिलिटी 5 टाइम्स। यहाँ पर 11C, आप कुछ भी ले लो प्रॉब्लम कोई नहीं आएगी। आप जैसे 11C 5 ले रहे हो तो फॉरवर्ड की प्रोबेबिलिटी 5 टाइम्स और बैकवर्ड की प्रोबेबिलिटी 6 टाइम्स। मेन चीज ये होती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 11C 6 भी ले लूँ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हाँ, क्योंकि 11C 5 11C 6 तो सेम ही आने वाले हैं, जैसे यहाँ पे मैं 5 ले लूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे आपको किसी एक को कंसीडर करना है, और आपको दिमाग में क्या करना चाहिए, आप किसी एक को फोकस करो। जैसे यहाँ पर फॉरवर्ड को फोकस कर दो, जैसे तो सब कुछ फॉरवर्ड के अकॉर्डिंग लेके चलो। 11 में से 6 फॉरवर्ड लिए, इसलिए फॉरवर्ड की प्रोबेबिलिटी 6 टाइम्स, बैकवर्ड की 5 टाइम्स। यहाँ पे मैंने बैकवर्ड, अब जैसे यहाँ पर बैकवर्ड को फोकस कर दो, बैकवर्ड लिखा हुआ है तो 11C 6, तो मैंने 6 बैकवर्ड लिए, तो बैकवर्ड की प्रोबेबिलिटी 6 टाइम्स और फॉरवर्ड की प्रोबेबिलिटी 5 टाइम्स। इस तरीके से सोचो। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास 100 आइडेंटिकल कॉइन्स हैं, जिसमें P इज अ प्रोबेबिलिटी कि हेड आएगा, तो इसका मतलब हम इसकी प्रोबेबिलिटी को 1/2 कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने बोला है हेड आएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी P है। P की वैल्यू 0 और 1 के बीच में, इट इज ऑब्वियस, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होती है। अब साथ में ये कहा गया है कि 50 कॉइन्स पर आने की, हेड आने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 51 कॉइन्स पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो P की वैल्यू निकालो। अब देखो हमारे पास हेड जो है वो हमारी सक्सेस है और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, P। तो हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 - P। अब 50 है, आपने उसे 100 टाइम्स टॉस किया, 100C 50, सक्सेस है हमारी अब की बार 50, तो फेलियर कितने हैं, फेलियर भी होंगे 50। अब सक्सेस कितनी है, 51, तो 100C 51, सक्सेस हैं 51, तो फेलियर होंगे 49। अगर 51 टाइम्स हेड आया है तो बाकी टाइम्स टेल आया होगा, तो उस बात की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 - P की पावर 49। ये समझ में आती है बार 49 क्यों है। अब इसे सॉल्व करें तो ये 100 फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, तो बचा आपके पास 1 - P, ये आया 100 फैक्टोरियल 51 फैक्टोरियल
49 फैक्टोरियल, बचा इधर से p, ये भी कैंसिल, 50 से 51 बचेगा, 49 से इधर 50 बचेगा, तो ये आपके पास 50 उधर गया, 51 इधर आया, तो बना 51 माइनस 51p इज इक्वल टू 50p। तो ये आ गया 101p इज 51, तो p की वैल्यू आई 51/101। थर्ड क्वेश्चन में कहते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट के लिए मीन और वेरिएंस का सम 15 है और प्रोडक्ट उनका 54 है। देखो, जो भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं या हम बोले बर्नौली टाइल वाले डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, उनमें मीन का मतलब तो होता है n इंटू पी और वेरिएंस का मतलब होता है n p और q। साथ में हमेशा याद रखना p और q का सम 1 होता है। अब देखो, मीन मतलब np और वेरिएंस मतलब npq, कितना दिया हुआ है 15, एंड देयर प्रोडक्ट मतलब np और npq का प्रोडक्ट हमें 54 दिया हुआ है। यहाँ से n इंटू पी हमने कॉमन लिया तो बचा 1 प्लस q इज इक्वल टू हमारे पास 15। और अब देखो सॉल्व करना है और npq की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने दोनों साइड का स्क्वायर करा, n स्क्वायर पी स्क्वायर, साथ में आया 1 प्लस क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 225, और यहाँ पर भी है हमारे पास n स्क्वायर पी स्क्वायर के साथ में q इज इक्वल टू 54। इन्हें हम डिवाइड कर दें तो कैंसिल 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 कैंसिल, तो यहाँ से 9 6 जा और 9 2 जा 9 5 जा, तो 1 प्लस क्यू का स्क्वायर मतलब 1 प्लस क्यू स्क्वायर के साथ 2q अपॉन q इज इक्वल टू 25/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो आया 6 प्लस 6q स्क्वायर प्लस में 12q इज इक्वल टू 25q, तो 6q स्क्वायर माइनस का 13q प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। 36 9 4 जा, तो ये बन जाएगा 9q माइनस 4q प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। कुछ कॉमन आता है 3q, आगे से आएगा 2 और यहाँ से बचा 3q आने की वजह से 2q माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो q की वैल्यू या तो 2/3 आ रही है या 3/2। 3/2 हो नहीं सकती, इसलिए q की वैल्यू हो गई 2/3, p की वैल्यू हो गई 1/3। अभी p की वैल्यू 1/3 और यहाँ पुट करें, इसे कहीं भी पुट कर लेते हैं, ठीक है, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, n की। तो p की वैल्यू लगाई हमने कितनी 1/3, तो n/3 और n/3 इंटू 2/3 इज इक्वल टू आ रहा है 15। तो 9 से मल्टीप्लाई करा 3n प्लस 2n इज इक्वल टू, तो ठीक है कितना आया, अब 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो n की वैल्यू आ गई 27। अब देखो उन्होंने बोला है डिस्ट्रीब्यूशन निकालो। डिस्ट्रीब्यूशन को लिखने का तरीका होता है p प्लस क्यू रेज़ टू पावर n। तो p कितना है 1/3, q कितना है 2/3 की पावर 27। या एक तरीका और होता है, इसे b n और p से रिप्रेजेंट करते हैं। तो n हमारे पास है 27, p हमारे पास है 1/3। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट का तरीका होता है। एक कॉइन को 5 टाइम्स टॉस किया, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि टेल जो है ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आया होगा। अब ऑड नंबर टाइम्स आया होगा मतलब या तो एक बार आया होगा या 3 बार आया होगा या 5 बार आया होगा। टेल के आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2 और टेल के ना आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा NC मतलब 5C1 टेल आया है वंस और टेल नहीं आया है 4 टाइम्स। फिर 5C3 टेल आया है 3 टाइम्स और टेल नहीं आया 2 टाइम्स। 5C5 टेल आया है 5 टाइम्स और नहीं आया है 0 टाइम्स। एक पेयर ऑफ डाइस को हमने थ्रो किया है 5 टाइम्स और डबलेट का आना हमारे लिए सक्सेस है। तो आप देखिए सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हो गई 6/36 मतलब 1/6। तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी हो गई 5/6। ट्रायल हमने किया है 5 टाइम्स। कहते हैं 2 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालो।
तो आप देखिए नंबर ऑफ ट्रायल है 5, C 2, सक्सेस चाहिए हमें 2 और फेलियर रहेंगी फिर हमारे पास 3। एक पेयर ऑफ डाइस को थ्रो किया, सम 7 आना सक्सेस है। अब देखो सम 7 आना सक्सेस है तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? सम 7 आ सकता है 1 6 6 1 5 2 2 5 4 3 3 4। तो ऐसे 6 केस हैं आउट ऑफ 36। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/6, तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/6। अगर उन्होंने 6 टाइम्स थ्रो किया है तो 4 सक्सेस भी हो सकती हैं, 5 सक्सेस भी हो सकती है और 6 सक्सेस भी हो सकती है, क्योंकि उन्होंने मिनिमम 4 बोली है। तो मैक्सिमम 6 हो सकती है, मिनिमम 4। तो अब यहाँ पे आएगा हमारे पास 6C4, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 4 टाइम्स और फेलियर की प्रोबेबिलिटी 2 बार। 6C5, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 5 टाइम्स और फेलियर की 1। फिर 6C6, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 6 टाइम्स और फेलियर की प्रोबेबिलिटी 0 टाइम्स। इन 11th क्वेश्चन कहते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करो। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, तो ये समझना है हमको। दूसरा ये कहते हैं मीन 10 है और एचडी आपका रूट 8 है। अगर बर्नौली डायल होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है, तो n इंटू पी को हम मीन कहते हैं और n इंटू पी इंटू क्यू को हम वेरिएंस कहते हैं या स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। और n, p और q की वैल्यू निकालना मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना। आप देखो मीन हमें कितना दिया हुआ है 10, इसका मतलब n इंटू पी 10 हो गया और NPQ मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर हो गया आपके पास 8। NP की वैल्यू 10 रखी तो Q आपके पास आ गया 4/5। अगर Q 4/5 है तो P की वैल्यू 1 - Q होने की वजह से 1/5 है। अगर P की वैल्यू 1/5 है तो N की वैल्यू आई आपके पास 50 है। और अब आपके पास N आ गया, P आ गया, Q आ गया। अगर आप लिखते हो P + Q रेज़ टू पावर N तो इसे हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और आप देखो P हमारे पास कितना है 1/5, Q कितना है 4/5 की पावर कितनी है 50। इसे हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, या इसे हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं BNP से। तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करता है जिसमें N बताता है अभी ट्रायल कितने हुए और P बताता है कि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है। क्योंकि P की प्रोबेबिलिटी पता है तो Q की तो अपने आप ही मालूम है, इसे भी हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। एक डाई को 3 बार थ्रो करते हैं और 6 का आना एक सक्सेस है। तो देखिए सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6 और फेलियर की प्रोबेबिलिटी हो गई 5/6। कहते हैं कम से कम 2 सक्सेस हो, तो 2 सक्सेस भी हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकती है, क्योंकि 3 बार से ज़्यादा तो थ्रो नहीं करा। तो यहाँ पर आएगा आपके पास 3 बार थ्रो किया है, 2 सक्सेस हैं, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 2 और फेलियर की 1। फिर 3C3, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 3 और फेलियर की 0 टाइम्स। 13 क्वेश्चन में कहते हैं कि अनबायस्ड कॉइन को हमने 10 टाइम्स थ्रो किया और कहते हैं एटलीस्ट 3 हेड्स के आने की प्रोबेबिलिटी निकालो। अब देखो वैसे हो क्या क्या सकता है, अगर हम टोटल प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग सोचें तो एक बार भी हेड ना आए, एक बार हेड आ जाए, 2 बार हेड आ जाए, 3 बार हेड आ जाए, 4 बार हेड आ जाए, 5 बार हेड आ जाए और ऐसे चलते जाए 10 के 10 बार हेड आ जाए, टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1। उन्होंने कहा है कम से कम 3 हेड आए, तो इसका मतलब हमें ये फाइंड करना है। अब इसे फाइंड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 - P0 कर सकते हैं, P1 कर सकते हैं और P2 कर सकते हैं। अब देखो P0 का मतलब है एक बार भी हेड नहीं आया, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और ना आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। तो 10C0 हेड आए हैं 0, नहीं आए हैं 10 टाइम्स। 10C1 हेड आए हैं 1, नहीं आए हैं 9 टाइम्स। 10C2 हेड आ गए 2 और नहीं आए हैं 8 टाइम्स। इनमें से कॉमन ले सकते हो आप
1/2 रेज़ टू पावर 10, तो बचेगा 10C0, 10C1 और 10C2। सॉल्व कर लो, आंसर 14 क्वेश्चन में हमने 4 कार्ड निकाले सक्सेसिवली और विद रिप्लेसमेंट है, तो इसका मतलब फिर से ये हमारा बर्नौली टाइल का केस है। कहते हैं वो चारों कार्ड स्पेड आए। अब देखो स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, स्पेड होते हैं 13, तो स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1/4 और स्पेड ना आने की प्रोबेबिलिटी है 3/4। अब प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालनी है कि चारों के चारों स्पेड आए हैं, तो 4C4 हमारे स्पेड ही आ गए हैं 4। एक बैग में 7 रेड 4 व्हाइट और 5 ब्लैक बॉल्स हैं और इन्होंने क्या 4 बॉल्स निकाली 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट। देखिए विद रिप्लेसमेंट में हुआ ये कि जैसे आपने एक बॉल निकाली, रेड के निकलने की प्रोबेबिलिटी रहेगी आपकी 7/16 रहेगी, पर वो बॉल फिर से आपने वापस डाल दी तो प्रोबेबिलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर प्रोबेबिलिटी में चेंज नहीं आता तो इसका मतलब वो बर्नौली टाइल का एग्जाम्पल है, आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर सकते हो। कहते हैं कम से कम 2 बॉल व्हाइट निकली हो। अब देखो कम से कम 2 बॉल व्हाइट निकली हो तो ऐसा हो सकता है कि भाई देखो 2 बॉल व्हाइट निकली होंगी या 3 बॉल व्हाइट निकली होंगी या 4 बॉल व्हाइट निकली होंगी, इससे अलग तो कुछ नहीं होगा। अब देखो 2 बॉल व्हाइट निकली होंगी, पहले तो व्हाइट पे फोकस करना है, तो व्हाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी हो गई 7/16 और व्हाइट ना निकलने की प्रोबेबिलिटी हो गई 9/16। ठीक है, अब यहाँ पे हमें 2 सक्सेस चाहिए, तो 4C2 व्हाइट बॉल्स आई हैं 2, व्हाइट बॉल्स नहीं आई हैं 2। 4C3 व्हाइट बॉल्स आई हैं 3, व्हाइट नहीं आई हैं 1। 4C4 व्हाइट बॉल्स आई हैं 4, नॉन व्हाइट आई हैं 0। यही हमें फाइंड करना था।